डेरिवेटिव्स वी हैव बीन सेइंग कि चाहे फ्यूचर्स हो, फॉरवर्ड्स हो, ऑप्शंस हो, अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, एंड सो कैन द करेंसी बी एन अंडरलाइंग एसेट, फॉरेन करेंसी, राइट? So now this particular unit is a bit separate from what we have been doing. मतलब इसमें हम विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि करेंसी मार्केट में रेट कोटेशंस कैसे होते हैं, उनको रीड कैसे किया जाता है, वहाँ पे बिड आस्क प्राइजेस कैसे होते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है, पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड करेंसी मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, करेंसी मार्केट क्या होती है, वेयर यू कैन buy or sell any foreign currency, right? So exchange rate क्या होता है? Exchange rate is price of one currency in terms of another, right? So if USD INR is 80, it means what? $1 is equal to 80 rupees. प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. इसमें किसकी प्राइस बताई जा रही है? डॉलर की. किसके टर्म्स में प्राइस पता चल रही है? रुपीज में. सो यूएसडी आईएनआर अगर 80 है तो इट मीन्स $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ आया, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, क्या फर्क है? कि मैं अभी अगर किसी डीलर के पास जाऊं और अपनी करेंसी एक्सचेंज करा के आ जाऊं तो दैट विल बी स्पॉट मार्केट. फॉरवर्ड, फ्यूचर में क्या है? फॉरवर्ड अगर मैं किसी बैंक के पास जाऊं, लेट्स से आई एम एन इंपोर्टर एंड आई वुड नीड $1 lakh इन 3 months. मेरे को 3 महीने बाद $1 lakh की पेमेंट करनी है, तो मैं बैंक के पास जाके कोई पोजिशन ले सकती हूँ कि आई नो फॉर सर्टेन कि मेरी इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना पैसा जाएगा. बैंक के पास जाके मैं क्या बोलूंगी? दैट आई वुड नीड $1 इन 3 months, ताकि मैं वो पेमेंट कर पाऊँ. ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बैंक के पास गई, बोला कि मुझे $1 lakh बाय करने हैं 3 months में, मीन्स आई टेक अ लॉन्ग पोजिशन इन $1 lakh. कोटेशन मुझे अभी दो, सो दैट आई नो फॉर सर्टेनिटी कि 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कितनी करनी होगी. लेट्स से वो फॉरवर्ड, लेट्स से स्पॉट मार्केट में डॉलर चल रहा है 80 रुपये. बैंक ने बोला कि आई विल बी एबल टू सेल डॉलर्स फॉर 81 रुपीज, विच मीन्स कि आज से 3 महीने बाद प्राइस चाहे 80 हो, 82 हो या 78 हो, मेरे को कितने में मिलने वाला है डॉलर? 81 लाख मेरा जाएगा, राइट? ये मुझे कंफर्म हो गया सर्टेनिटी से. तो फॉरवर्ड मार्केट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, राइट? फॉरवर्ड मार्केट है क्या? यू अग्री टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. कि मैंने आज ही अग्री कर लिया कि आई विल बी बाइंग दिस फॉर दिस रेट एट दिस टाइम. ऑब्लिगेशन है. ऑप्शन में तो चॉइस होती है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होती है, राइट? फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है? फ्यूचर इज एक्सचेंज ट्रेडेड, कि मुझे पता है दैट आई नीड $1 lakh after 3 months and I am concerned about price rise. Will I be concerned about price rise of dollar or will I be concerned about price fall of dollar? मेरे को तब कब नुकसान होगा? सोच के बोलो. मेरे को 3 महीने बाद $1 lakh की पेमेंट करनी है. आज डॉलर 80 रुपए का चल रहा है. आप क्या चाहोगे कि डॉलर की वैल्यू 82 हो जाए या 78 हो जाए? कॉन्ट्राडिक्शन है क्लास में. 78 या 82, व्हाट विल यू वांट? आज अगर पेमेंट करनी होती तो कितना जाता? 80 लाख. अगर 82 हो गया तो कितना जाएगा? 82 लाख. 78 होगा तो कितना जाएगा? 78 लाख. क्या चाहोगे? कम से कम. So as an importer, if I need dollars, if I need to buy dollars, I am concerned about its price rise. Price rise होगा तो मेरे को तो मेरा पैसा ज़्यादा निकलेगा, right? Cash flow ज़्यादा होगा. So let's say I need to make a payment of $1 lakh after 3 months. अभी प्राइस चल रहा है 80 रुपीज पर डॉलर. ठीक है. फ्यूचर मार्केट में 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस चल रहा है. 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस चल रहा है 82.
बैंक वाला मुझे 81.5 दे रहा है, मैं कौन सा चूज करूं? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पे फॉरवर्ड। अगर ये मेरे को 82.5 दे तो वैसे बहुत फर्क वो देगा ही नहीं, जो मार्केट में चल रहा है वही बैंक में कोट करेगा। अब फ्यूचर में मैंने पोजीशन ली, लॉन्ग की लूं या शॉर्ट की लूं? विल आई बी कमिटिंग टू बाय डॉलर्स और विल आई बी कमिटिंग टू सेल डॉलर्स? लॉन्ग. I will be committing to buy dollars because I need dollars after 3 months, right? So 82 पे मैंने क्या किया? लॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब अगर स्पॉट मार्केट में डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो इसका भी प्रीमियम बढ़ेगा। एफ नॉट हैज फ्यूचर्स ऑफ डॉलर हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद स्पॉट प्राइस ऑफ डॉलर, राइट? तो अगर यहाँ प्राइस बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा। यहाँ मैंने 82 में लॉन्ग करा हुआ है, तो 82 का 83 होगा तो मेरा फायदा होगा, तब मेरा फायदा होगा, राइट? सो 82 पे अगर मैंने फ्यूचर में पोजीशन ले ली, मतलब मैंने लॉक कर लिया अपना प्राइस 82, ठीक है। आई बॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट which says that I can buy dollars or I will have to buy dollars at this rate, ठीक है। अब जब ये 82 से 83 होगा, जो चीज आपने 82 की फिक्स करी हुई है वो 83 हो गई, स्क्वायर ऑफ करके निकलोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। अगर ये गिरा तो नुकसान होगा, राइट? तो लेट्स से 3 महीने मैंने फ्यूचर मार्केट में पोजीशन ली है। फ्यूचर मार्केट में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, मेरे को एक्चुअली में डॉलर नहीं मिल रहा और पैसे नहीं जा रहे। लेट्स से 1 लाख डॉलर की पेमेंट है 3 महीने बाद, मैंने फ्यूचर मार्केट में 82 पे लॉन्ग कर दिया डॉलर, ठीक है। अब आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने हो गए, आफ्टर 3 मंथ्स लेट्स से प्राइस इज 85 इन स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, कि भाई इसकी भी एक्सपायरी आ गई है, 3 महीना हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस कन्वर्जेस, रिमेंबर दैट। सो लेट्स से फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों ही 85 हो गया, मेरे को प्रॉफिट है या नुकसान? कितने का? 3 लाख का, राइट। तो यहाँ 3 लाख का तो प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, लेकिन मेरे को अभी भी 1 लाख डॉलर चाहिए, मार्केट से खरीद के आऊंगी, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में नहीं मिल रहा है। फॉरवर्ड में तो एक्चुअली में फिजिकल डिलीवरी होती है फॉरवर्ड मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में सिर्फ कैश सेटलमेंट होती है। प्रॉफिट था मेरे पास आ गया, जिसका लॉस हुआ होगा उसके अकाउंट से डेबिट हो गया होगा, राइट? तो ये 3 लाख मेरे पास आ गया। अब मार्केट से जब मैं डॉलर खरीदने जाऊंगी तो मुझे कितने का मिलेगा? 85 का ही मिलेगा, मतलब 85 लाख लगेगा। तो नेट मेरा कितना लगा? 85 लाख लगा, 3 लाख मिला, तो नेट कितना लगा? 82 लाख जितने पे मैंने लॉन्ग किया था, मेरा प्राइस यहाँ फिक्स हो गया, राइट? अंडरस्टूड एवरीबडी? सो फॉरवर्ड और फ्यूचर का भी डिफरेंस समझ आता है कि फॉरवर्ड इज ओटीसी एंड फ्यूचर इज फायदा तब भी होगा अगर आप फॉरवर्ड मार्केट में पोजीशन ले लोगे और प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको फायदा होगा, राइट? आपको कम प्राइस पे चीज मिल रही है, उतना फायदा। प्रीमियम नहीं होता फॉरवर्ड मार्केट में, प्रीमियम नहीं होता, मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है। कि मैंने उसको बोला कि मैं आई एम रेडी टू बाय दीज मेनी डॉलर्स, लेट्स से प्राइस गिर गया और मैं भाग गई, फिर तो उसका नुकसान है, तो फिर वो मेरे से एक मार्जिन रखवाएगा और हर दिन प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस मार्जिन में ऐड हो जाएगा, नुकसान हो रहा होगा तो उसी मार्जिन में से कट जाएगा। जैसे ही वो मार्जिन ज़्यादा नीचे गिरेगा तो वो बोलेगा रिप्लेनिश कर, फिर से मार्जिन डाल, तो मार्जिन ट्रेडिंग होती है ये। चलो अब हम थोड़ा करेंसी मार्केट की बात करेंगे, डेरिवेटिव से थोड़ा सा अलग जाएंगे। अब करेंसी मार्केट में लेट्स से आपका पेयर है, आई नीड डस्टर, आई नीड अ गुड मार्कर। Okay, so SJ by K is spot price of jth currency in terms of K.
jth currency in terms of k, and fj by k is future price of jth currency in terms of k. मतलब अगर s USD INR है तो इट इज प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी इट विल बी 80, क्योंकि 80 क्या होता है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज. तो अपनी जेथ करेंसी है डॉलर, एस जे बाई के, केथ करेंसी है रुपी. यू आर टेलिंग द वैल्यू ऑफ जेथ करेंसी इन टर्म्स ऑफ के. ठीक है, तो अगर ये लिखा आ जाए आपको कि एस INR USD इज 0.1324, मैंने कुछ रैंडम बनाया, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, तो क्या मतलब है ये बताओ. ये 1, ये है 0.1324. अब यहाँ क्या डालूं, यहाँ क्या डालूं? यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे रुपी. सो एस जे बाय के, वैल्यू ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. ठीक है, कई बार उल्टा भी गिवन होता है कि किसी किसी बुक्स में, वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप गूगल पे USD INR डालोगे तो वो आपको 80 बताएगा, वो वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी बताएगा. INR USD डालोगे तो वो 0.1324 समथिंग बताएगा, जो भी बताएगा. ठीक है, तो अगेन वो बताएगा आपको वैल्यू ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो वो हमें याद रखना. ठीक है, और कई बार जब क्वेश्चन आता है तो नंबर देख के, अगर डॉलर है, पाउंड है, येन है, तो हमें पता है कि इट मस्ट बी $1 इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ रुपीज, राइट? 80 रुपीज, 90, 100, इट कुड बी एनीथिंग. तो वो तब भी हमें आइडिया लगाना है कि भाई ये किसकी वैल्यू है. करेंसी पेयर समझ आ गया, एस जे बाई के, value of one currency in terms of another. Now what is direct quotation and indirect quotation? Direct quotation is value of foreign currency in terms of domestic currency, and indirect quotation is value of domestic currency in terms of foreign currency. Value of domestic currency in terms of foreign currency. अब ये फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ कि USD INR डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? करेक्ट, इट्स अ डायरेक्ट कोटेशन. क्यों? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज. तो अगर अपने डोमेस्टिक करेंसी में करेंसी के टर्म में बात हो रही है तो वो डायरेक्ट कोटेशन है, और INR USD हो जाएगा इनडायरेक्ट कोटेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज बिड आस्क प्राइस? बताओ, सुना होगा, FMI भी पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा बिड आस्क. क्या होता है बिड? मतलब बिड इज बाय प्राइस, आस्क इज आस्क रेट, सेल रेट. बिड प्राइस इज द प्राइस ऑफ द करेंसी. Bid price is the price at which the dealer is ready to buy. Bid ask कौन देता है? बैंक देते हैं या डीलर्स देते हैं कि भाई वो इतने पे खरीदने को तैयार है और वो इतने पे बेचने को तैयार है. ठीक है, अगर मेरा USD INR is का बिड आस्क इज
80.3344 and 0.6677. आस्क बिड से कम हो सकता है क्या? The price at which somebody is ready to sell, can that price be less than the price at which he is willing to buy? Sell price will always be greater than buy price. भाई जितने पे खरीदोगे उससे तो महंगे पे ही बेचोगे ना. So ask price is always going to be greater than bid price. ठीक है, ये डीलर का प्राइस होता है कि डीलर कितने पे ये करेंसी खरीदने को तैयार है और वो कितने पे ये करेंसी बेचने को तैयार है. मतलब एक डीलर ने मुझे ये कोटेशन दी है, विच मीन्स, अब एक क्वेश्चन पुट अक्रॉस करूंगी, सोच के बताना. अगर मुझे $1000 बाय करने हैं, आई वॉन्ट टू बाय $1000 और डीलर ने मुझे ये कोटेशन दी है, तो मेरे लिए रेलेवेंट कोटेशन कौन सी है? मैं कितने पे बाय करके निकलूंगी? डीलर ने कोटेशन दी ऊपर वाली, मुझे बाय करने हैं डॉलर, तो मेरे लिए कौन सी रेलेवेंट है? मैं कितने पे बाय कर पाऊंगी? This is the price at which dealer is ready to buy dollars and this is the price at which dealer is ready to sell dollar. Okay? मुझे बाय करना है तो डीलर को क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा. तो वो मेरे को कौन सा रेट देगा? 80.6677. तो डीलर का आस्क रेट मेरा बाय रेट बनेगा कस्टमर का. ठीक है, याद रहेगा ये. सो बिड प्राइस इज द प्राइस एट विच डीलर इज रेडी टू बाय. या इट कैन नॉट बी 0.6677. यू हैव टू रिमेंबर, ऐसे ही लिखा आता है. ठीक है, लास्ट के सिर्फ जो भी 4 डेसिमल पॉइंट्स है. अगर लेट्स से ये लिखा होता 0.66 तो हम वैसे लिखा नहीं होगा, बट अगर लिखा होता तो हम ये मान लेते कि इट इज 0.6600. इट इज 80.6600 आस्क रेट. ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि ये बिड कोटेशन है इसकी, अगर नीचे बी लिखा है तो बिड कोटेशन है, नीचे ए लिखा है तो आस्क कोटेशन है, विच मीन्स ये प्राइस क्या है? प्राइस एट विच $1 विल बी बॉट. कि भाई $1 इतने पे खरीदा जाएगा, ये डॉलर का बिड है. तो अगर मैं डॉलर खरीद रही हूं तो कुछ तो बेच रही हूं, एक्सचेंज है ना. अगर डॉलर खरीद रही हूं तो दूसरी करेंसी बेच रही हूं, तो हम बेच क्या रहे हैं? सो एस bid of dollar by rupee is equal to ask quotation of rupee by dollar. 1 by ask quotation of rupee by dollar. तो जेथ करेंसी खरीदी जा रही है. ठीक है, तो 1 by 80.3344 करके जो आएगा दैट विल बी द आस्क कोटेशन ऑफ रुपी. ठीक है, अगर इस रेट पे डॉलर खरीदा जा रहा है तो इसी के थ्रू रेट आएगा ना जिस पे रुपी बेचा जा रहा है. राइट? सो वी हैव टू अगेन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ये क्वेश्चन देखो, and solve this question. आपको येन डॉलर का रेट गिवन है. एक सेकेंड, अच्छा येन डॉलर का गिवन है, डॉलर येन का निकालना है. ठीक है, निकाल सकते हो. So yen
डॉलर का क्या रेट गिवन है, बिड क्या है 1 पॉइंट और आस्क क्या है, ये मिडिल टर्म है, बिड प्राइस 34 है, आस्क प्राइस 36 है, ये एक एवरेज वैल्यू है, इस पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जब मैं खरीदने जाऊंगी तो ये देना पड़ेगा, जब बेचने जाऊंगी तो ये मिलेगा, ठीक है। तो बिड प्राइस है 1.34। कैन यू नाउ कंप्यूट डॉलर बाय एन का बिड आस्क। अगर ये आपका बिड कोटेशन है येन डॉलर का, मतलब एस बी येन बाय डॉलर, हम क्या बताते हैं, वैल्यू ऑफ येन इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मतलब ये है बाय प्राइस ऑफ येन और ये है सेल प्राइस ऑफ येन। तो अगर ये बाय प्राइस ऑफ येन है तो अगर 1/1.34 करूंगी तो क्या आ जाएगा, एस बी येन बाय डॉलर विल बी इक्वल टू 1/SA डॉलर बाय एन। इसको अपॉन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आस्क प्राइस ऑफ डॉलर बाय एन, और इसको अपॉन करेंगे, ये क्या है, आस्क कोटेशन ऑफ येन बाय डॉलर, मतलब येन का सेल रेट है, तो इसको अपॉन करूंगी, अगर येन बेच रही हूं तो डॉलर खरीद रही होंगी, सो 1/SB डॉलर बाय एन, ठीक है। तो 1/1.36 यहां आ जाएगा और 1/1.34 की वैल्यू यहां आ जाएगी। मतलब अगर $1 80 रुपए का है तो 1 रुपये कितने का हो गया, 1/80, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ बिड आस्क वाली चीजें आ गई हैं तो बिड से निकलेगी आस्क रेट, 1/बिड करूंगे तो वो आस्क आएगा, ठीक है, और आस्क को अपॉन डिनोमिनेटर में डालूंगी तो बिड आएगा। तो ये जो पहले हमने इक्वेशन देखी उसी को अप्लाई किया यहां पे, अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन करना है, आगे चलें, चलो एक और करना है। So bid of pound by dollar is 1.2. Ask of pound by dollar is 1.4. Compute bid and ask for dollar by pound.
बताओ क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू समझ आ गया ना कैसे करना है? सो 1/1.4 विल बी दी bid value of, and 1/1.2 will give you the bid value of dollar by pound again. Understood? Okay. Let's move to another topic, cross exchange rates. So what are cross rates? So there are many currencies, right? But not all currencies are as frequently traded as डॉलर, येन, पाउंड. there are 5-6 currencies जिसके बहुत ट्रेडिंग डेस्क, आप किसी भी डीलर के पास जाओगे आपको मिल जाएगी. उसका रेट जो है वो इट इज डिफाइंड ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस. ठीक है, डिमांड सप्लाई से उसका रेट चेंज होता रहता है, राइट? डॉलर बढ़ गया, रुपये गिर गया, ये होता रहता है. But then there are certain currencies that are not as active as 5-6 currencies of the world. So sometimes उनका ट्रेडिंग डेस्क नहीं होता है, उनका रेट आपस में, मतलब मैं रुपये को लेट्स से, वैसे तो इंडोनेशियन रुपया इज ऑल्सो अ वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड करेंसी. कोई रूबल, हाँ रूबल भी वैसे अब अच्छा ट्रेड में आ चुका है. बिल्कुल ही कोरियन करेंसी ले लिया, कोरियन वॉन ले लिया, हाँ ऐसी कोई करेंसी. तो इसका ट्रेड इन रुपी और इस करेंसी का जो भी मंगोलियन वॉटेवर है उसका ट्रेड उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, उसका प्राइस उतना फ्रीक्वेंटली डिफाइन नहीं होता. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे को एक कॉमन करेंसी पकड़ लूंगी, लेट्स से मैंने डॉलर कॉमन करेंसी पकड़ ली. मेरे को ये पता है कि रुपी डॉलर का क्या रेट है, और मंगोलिया में ये इसका रेट तो डिफाइन होगा. मैं MW ले रही हूँ, मंगोलिया की कोई करेंसी है, मंगोलियन समथिंग. ठीक है, क्या नाम है वैसे? चल छोड़, देख मत. ठीक है, समझ गए ना आप लोग कि मेरे पास रुपी और मंगोलियन करेंसी का डायरेक्ट रेट नहीं था, आपस में जो रेट चल रहा है वो नहीं था क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं हो रही. लेकिन मेरे को पता है कि रुपी डॉलर का क्या रेट है, और मेरे को पता है कि डॉलर मंगोलियन वॉटेवर करेंसी का क्या रेट है. MNT. ठीक है, तो मुझे इसका रेट पता है और इसका रेट पता है. आई कैन यूज दीज टू कंप्यूट द रेट बिटवीन रुपी MNT. दिस इज कॉल्ड क्रॉस करेंसी. क्रॉस exchange rates are exchange rate between a currency pair. The currency pair is this rupee, Mongolian whatever, when computed from exchange rate with a common currency. मतलब जो मेरे को J/K चाहिए ना, उसका डायरेक्ट मेरे पास नहीं है वैल्यू. तो मैं क्या करूंगी? आई विल मूव फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर कॉमन करेंसी, देन मूव आउट ऑफ दिस करेंसी इनटू दी अदर करेंसी जिसमें मेरे को जाना है. लेट्स से मुझे रुपी से, इसका नाम अच्छे से बता, मैं बार बार, मंगोलियन है, तुक्रिक. सो मेरे को लेट्स से रुपये से मंगोलियन तुक्रिक चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यार पता नहीं रुपये, मैं वहाँ जाऊँगी मंगोलिया और मेरे को रुपये से तुक्रिक कोई दे या ना दे, तो मैं क्या करती हूँ, रुपये से पहले डॉलर ले लेती हूँ. मैंने एयरपोर्ट पे डॉलर ले लिए. अब ये तो मुझे पता है कि वहाँ जाके डॉलर कोई भी तो लेके ये करेंसी मेरे को दे देगा. ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास रेट क्या बना होगा मेरा? रुपी बाय डॉलर पे जो रेट पड़ा और डॉलर से इसमें जो रेट पड़ा, उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरा रेट आ जाएगा. ठीक है, तो कॉमन करेंसी के थ्रू जब हम J/K का रेट निकाल रहे हैं, दैट इज क्रॉस एक्सचेंज रेट. ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सो SJ/K, लेट्स से कॉमन करेंसी में डॉलर ले रही हूं, सो वैल्यू ऑफ SJ/K विल बी SJ/$ into $S/K. अगर मैंने K/$ ले लिया
तो हमें जे बाय के नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए, जे बाय के। जे बाय के के लिए जे बाय डॉलर, अगर मेरे पास लेट से के बाय डॉलर है तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, फिर मेरा वैल्यू ठीक आ जाएगा। जे बाय डॉलर अपॉन के बाय डॉलर गिव्स मी जे बाय के, डॉलर डॉलर कट गया, ठीक है। यहाँ पे जे बाय डॉलर और अगर डॉलर बाय के है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर से जे बाय डॉलर है और डॉलर बाय के है, राइट? क्योंकि चाहिए क्या इवेंचुअली, जे बाय के। अभी तो हमने बिना बिड आस्क के करा है, लेकिन हमें यूजुअली बिड कोटेशन और आस्क कोटेशंस के साथ गिवन होता है। So cross rates with bid quotation and ask quotations, which means कि मुझे निकालना तो J by K है, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास J by डॉलर का बिड है और आस्क है, और डॉलर बाय K का बिड है और आस्क है, ठीक है। आई हैव दीज 4 वैल्यूज, और निकालना मुझे J by K का बिड और आस्क है, ये फिल करना है। तो अगर मैं पहले बिड के लिए कैलकुलेट करूंगी, बिड कोटेशन एस जे बाय के बाय प्राइस ऑफ जे इन टर्म्स ऑफ के, यही मतलब हुआ। जे बाय के को ऐसे ही रीड करना है कि इसका वैल्यू बताएगा, इसमें बताएंगे इन टर्म्स में। सो बिड प्राइस ऑफ जे इन टर्म्स ऑफ के, विच मीन्स आई एम बाइंग जे सेलिंग के, एसेंशियली मैं ये कर रही हूं। तो जे को मैं बाय कर रही हूं, यहां पे भी जे, लेट्स से ना मैं इस पे कोई करेंसी डालती हूं, सेम रुपी बाय डॉलर एंड मंगोलियन MNT, और हमें चाहिए रुपी बाय MNT, विच मीन्स मेरे को रुपी बाय MNT का बिड भी चाहिए और आस्क भी चाहिए। पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं बिना बिड आस्क डाले। क्या बनेगा, S रुपी बाय डॉलर इनटू S डॉलर बाय MNT, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डॉलर बाय MNT चाहिए। अगर मुझे MNT बाय डॉलर गिवन होता तो मैं डिवाइड करती, ठीक है। मेरे को चाहिए रुपी बाय MNT। अब मैंने बिड कोटेशन डाल दिया कि मेरे को बिड कोटेशन चाहिए, बाय प्राइस ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ MNT। तो रुपी एसेंशियली रुपी खरीद रही हूँ और MNT बेच रही हूँ। तो अगर जेथ करेंसी एस जे बाय के होता है ना, इसको ही खरीदा जाता है, इसी को ही बेचा जाता है, इसी की खरीद की वैल्यू बता रहे हैं, इसी की सेल की वैल्यू बता रहे हैं, है ना, वैल्यू ऑफ जे इन टर्म्स ऑफ के। तो यहाँ पे रुपी हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिड कोटेशन आएगा। यहाँ पे हम MNT क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, डॉलर हम खरीद ही रहे होंगे अगर उसको बेच रहे हैं तो, इसलिए यहाँ भी बिड कोटेशन आएगा। तो इसकी बिड कोटेशन निकालने के लिए दोनों की बिड कोटेशन को मल्टीप्लाई करना है, जे बाय डॉलर इंटू डॉलर बाय के, दोनों की बिड कोटेशन चलेगी, ठीक है। और अगर यही मेरे को आस्क चाहिए, विच मीन्स आई वॉन्ट दी सेल रेट ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ MNT, एसेंशियली रुपी बेचा जा रहा है, MNT खरीदा जा रहा है। यहाँ पे रुपी है जेथ पोजीशन पे, जेथ करेंसी को हमेशा, जेथ करेंसी होती है जिसको बेचा या खरीदा जाता है। रुपी को मैं क्या कर रही हूं, सेल, तो यहां आ जाएगा A, ठीक है। और यहां पे मैं MNT को क्या कर रही थी, MNT को बाय कर रही थी, मतलब इसको बाय कर रही हूं तो इसको क्या कर रही होंगी, सेल, तो यहां भी आ जाएगा A। तो ये जो J होता है ना, उसके हिसाब से बिड आस्क लगता है, क्योंकि उसका बिड रेट और उसका आस्क रेट बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ आया तो ये याद रखना है कि एस जे बाय के इज इक्वल टू एस जे बाय डॉलर इंटू एस डॉलर बाय के, जिसमें दोनों ही बिड होगा अगर बिड निकाल रहे हो, दोनों ही आस्क होगा अगर आस्क निकाल रहे हो, ठीक है। समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसका बिड निकाल रहे हैं, उससे हमें याद आ जाएगा। यहां तक समझ आया?
ये क्वेश्चन है क्रॉस रेट का। So we have been given Swiss francs, Canadian dollars, Australian dollar. कॉमन करेंसी कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD। और J बाय के निकालना किसका है? स्विस फ्रैंक पर CAD, कैनेडियन डॉलर, ये निकालना है। वैल्यूज गिवन है, विल यू ट्राई योरसेल्फ? हाँ करना है। I'm coming in 2 minutes. हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को बतानी चाहिए थी। दिस इज बिड प्राइस 1.5960, आस्क प्राइस क्या बना? 1.70. 1.5970। जब 70-35 दे दिया ना, मतलब तो ये लास्ट 2 डिजिट्स रिप्लेस होंगे। ये बता के करना, ये याद रखना, ठीक है? बस लास्ट 2 डिजिट्स रिप्लेस हो जाएंगे। या तो पूरा एक पॉइंट समथिंग समथिंग गिवन होता तो ठीक था, बट पॉइंट नहीं लगा, ठीक है?
So bid ask क्या है अपने पास SF by AUD और CAD by AUD again 1.5960 और 1.5970 ये है 1.7225 and 1.7235 right. So they are asking for SF for CAD. बिड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं? बिड कोटेशन ऑफ कॉमन करेंसी क्या है अपनी? So SF पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर मल्टीप्लाई बिड कोटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय CAD. ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है. ये है क्या अपने पास? है ये है ना, क्या वैल्यू है? ठीक है, ये है क्या? नहीं, पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/SA CAD बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर. एक ही बात है. So 1.5960 into 1/1.723. ये जो भी आएगा ये बिड कोटेशन आएगी. ऐसे ही आस्क निकालो और फाइनल वैल्यू निकालो. हाँ जी, आंसर क्या है? आस्क रेट भी निकालना है, बिड रेट भी निकालना है. Bid rate 0.92656. 9260. Ask सेम आना चाहिए, इतना भी चेंज आ रहा है. ask 0.9266. इसके आगे क्या है पहले ये बताओ. 56. 926 है कि 9256 है? 9260. 9260. 656. अच्छा अच्छा ठीक है, तो 6656 और आज 0.92660. No, 0.9266. your ask should be greater than B. 9260. 5. 60. 60. फिर ठीक. तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि हमारा आस्क हमेशा बिड से बड़ा आएगा, चाहे थोड़ा सा ही आए. ये 60 है और ये 66 है. ये 9.266 कैसे है? 0.9266 कैसे है? सो हमें क्या निकालना है? SF बाय CAD का आस्क कोटेशन. ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा स्विस फ्रैंक बाय $8 इनटू स्विस $8 बाय कैनेडियन डॉलर. और क्योंकि आस्क निकालना है तो दोनों का आस्क. वो क्या था? जो बिट था. वो बिट था. अच्छा.
बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू डाली है? 1.5970 1 5970 एक सेकेंड, आस्क रेट ऑफ स्विस फ्रैंक पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये तो गिवन ही है करेक्ट 1.5970। ये अपने पास नहीं है, अपने पास कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो दिस विल बी इक्वल टू बिड कोटेशन ऑफ कैनेडियन डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर विच इज 1.5970 इंटू 1 अपॉन क्या वैल्यू आएगी, बिड कोटेशन लेंगे 1.7225, 7225, यही किया है। एक क्वेश्चन और देते हैं इसके बाद। सर 0.927 आ रहा है, 7 के आगे 4 डेसिमल तक बोला करो। 927 ठीक, अदर्स ऑल्सो चेक। समझ आ गया सबको? ऐसे किया? आई एम लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन, मिल नहीं रहा। क्या हो गया, क्या इशू हो गया? सेम है। डिफरेंस आ जाता है, अगर 1 डिवाइडेड पे वो पहले करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो और डायरेक्ट डिवाइड करते वो बॉड मास चलाता होगा ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, ये ऐसा नहीं है बट मीनवाइल आई लुक फॉर अनदर क्वेश्चन। अज्यूम द डायरेक्ट कोट फॉर पाउंड स्टर्लिंग, assume the direct quotation for pound sterling in New York, quotation for pound in New York is 2.2220 dash 40. A part, give the direct quotation for dollar in London. For dollars in London. Second part,
estimate the percentage bid ask spread, percentage bid ask spread in New York. करो, खुद करना है। डॉलर पाउंड होगा, पाउंड पे डॉलर होगा। डायरेक्ट कोटेशन है न्यूयॉर्क में, तो किसके टर्म्स में होगा? डॉलर के टर्म में। इट मीन्स कि ये जो कोटेशन गिवन है, कोटेशन है वो उसी करेंसी पे लगेगी। नहीं, वैल्यू ऑफ पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो पाउंड पर डॉलर बता रहा है ना, क्योंकि वैल्यू पाउंड की आ रही है, डॉलर के टर्म्स में आ रही है। जे बाय के में जे होती है बेस करेंसी और के होती है कोट करेंसी, जिसके टर्म्स में कोटेशन है। लिख लो, ये मैंने लिखवाया नहीं शायद। एस जे बाय के जो हम बोलते हैं, एस जे बाय के, तो जे अपनी हो गई बेस करेंसी कि किसकी वैल्यू बताई जा रही है, और के हो गई कोट करेंसी। जे करेंसी मतलब $1, बेस मतलब $1 की वैल्यू बता रहे हैं। $1 इक्वल टू दीज मैनी पाउंड्स, या 1 पाउंड इक्वल टू दीज मैनी डॉलर्स। सेफ फॉर्मूला ये लगेगा, क्रॉस करेंसी वाला। क्रॉस करेंसी वाला फॉर्मूला थोड़ी है। पहले वाला हाँ, दो ही तो हैं इसमें डायरेक्ट कोटेशन गिवन है, इनडायरेक्ट निकालनी होगी, है ना, यही है। डायरेक्ट कुछ भी निकाल दी। अच्छा, डायरेक्ट निकालनी है लंदन के हिसाब से ना, डायरेक्ट कोटेशन इन लंदन, तो न्यूयॉर्क के लिए वो इनडायरेक्ट हो गई। स्प्रेड की परसेंटेज कैसे निकलती है, वो कर लिया पहले वाला?
तुम्हें गिवन क्या है, डॉलर बाय पाउंड नहीं, पाउंड में डॉलर दिया। और सेकंड वाला कैसे करना है, परसेंटेज? सो बिड माइनस आस्क अपॉन आस्क आ जाएगा परसेंटेज स्प्रेड। मतलब स्प्रेड मतलब कि बीच में कमाई कितनी कर रहा है डीलर। अगर 80.33 में खरीद रहा है और 80.35 में बेच रहा है तो उसकी स्प्रेड इज द प्रॉफिट ही इज मेकिंग, विच इज 80.35 माइनस 80.33 अपॉन 80.33। सो आस्क माइनस बिड अपॉन बिड इज द बिड आस्क स्प्रेड, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज बन जाएगा वो जो भी है। पहले वाले का आंसर क्या? पहले वाले का आंसर। हम आंसर पहले वाले। दिखाओ मुझे एक बारी। ये अभी तुम ना एक तुम्हें बिड और आस्क दोनों निकालने हैं और किस ये तुम्हें गिवन है पाउंड बाय डॉलर, तुम्हें निकालना है डॉलर बाय पाउंड का बिड। कैसे निकाला, 1/SA ऑफ पाउंड बाय डॉलर, करेक्ट। तो इसको किया, ठीक है। अब आस्क भी निकालो। आस्क भी। नेगेटिव कैसे होगा, गलत निकाला मतलब बिड और आस्क। आस्क विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बिड। बिड माइनस का आस्क ओवर आस्क, आई मीन नो, आस्क माइनस बिड ओवर बिड। सेल प्राइस पहले आएगा ना, वो बड़ा होता है। हाँ जी बताओ, आप क्या कहते बच्चे। ठीक है। और इन्होंने बिड आस्क स्प्रेड कहाँ का पूछा है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का बिड आस्क स्प्रेड के लिए तुम्हें कोई भी करोगे उतनी ही आएगी शायद वैसे। हाँ सेम आएगा, ठीक है। नहीं वो बस क्वेश्चन में अलग से मेंशन था तो मेरा थोड़ा मेरे को लगा कि प्रॉबेबली इट्स इम्पॉर्टेंट। आस्क वाले कितना? मैम आस्क वाले का आंसर क्या है? बताइए बच्चे क्या था आस्क वैल्यू, 0.44। 45 पे लगा है। 44696। क्या करते हो तुम, रुक जा। 45 पे लगा है। 1 divided by 2.222, 0.4500 is the bid. No, it's the bid. Wait. Oh हाँ, is the ask, correct. 0.4500 is the ask and 1 divided by 2.2240, 0.4496 is the bid. ठीक है, ठीक है। बिड आस्क स्प्रेड समझ आ गया। क्रॉस कोटेशन का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या ये समझ आ गया था।
यही तो बोला है, इसने उल्टा लिखा है। हाँ पहले मैंने उल्टा लिखा है। पहले आस्क, भाई जो बड़ा है वो पहले आएगा ना। आस्क मींस बिल डिवाइडेड बाय बिल कितना हम्म। डिवाइड बाय आस्क रेट। हाँ, डिवाइडेड बाय बिड रेट। आगे बढ़े। फ्यूचर प्राइस की क्या इक्वेशन होती है? एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी। लिख लो एक बारी, एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी। अब हम करेंसी फ्यूचर्स पे आ रहे हैं। करेंसी मार्केट की कोटेशंस हमने समझ ली, बिड आस्क क्या होता है, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। करेंसी फ्यूचर्स, फ्यूचर का थ्योरेटिकल प्राइस इज एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी, राइट? अब जैसे वो लास्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा था कि परसेंटेज बीटा स्प्रेड इन न्यूयॉर्क हमें निकालना है। एक ही आएगा। तुम 2.22 वाला भी यूज करोगे तो भी यही आएगा, उसी से तो निकाला है तुमने। दूसरा करके दे, अलग आ रहा है अलग आ रहा है क्या? 0 पॉइंट जो अभी ये आंसर जो हाँ। निकाले ना इसमें तो 0.088 आ रहा है। हाँ, और जो पहली वैल्यू थी वो 0.0009 उस तरीके से 0.0009 और ये 0.088। एक बार चेक कर लो, आना तो नहीं चाहिए पर क्या पता आ रहा हो। अगर उन्होंने अलग से लिखा है कि न्यूयॉर्क, एक बार दोनों से चेक कर लो, सबका अलग अलग यही आ रहा है क्या? 090 मतलब हाँ थोड़ा सा difference है। मेजर डिफरेंस नहीं है ना। अगर 0 पॉइंट नहीं है ना तो फिर से तुमने उसी नंबर से दूसरा किया ना, 0.09 और 0.088 एक ही बात है। बट हाँ, अगर जैसे क्वेश्चन में लिख ही दिया कि न्यूयॉर्क वाला निकालो तो आप न्यूयॉर्क वाले डायरेक्ट कोटेशन उठा लो, है कुछ नहीं, वो भी इनडायरेक्ट कोटेशन ही है, उसी से निकले हैं नंबर्स वो भी। ठीक है, ओके। करेंसी फ्यूचर्स, अगर फ्यूचर्स का अंडरलाइंग एसेट इज एन इनकम यील्डिंग एसेट तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है? एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट, अगर तुम्हें यील्ड गिवन है, एफ नॉट राइट डाउन, एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई रेज टू द पावर आर माइनस क्यू इंटू टी। इंटू टी। ये तुमने करा नहीं है क्या फ्यूचर्स? तुम्हारे सिलेबस में फॉरवर्ड कोटेशंस हैं? नहीं। F naught is equal to S naught ERT is the theoretical future price of an underlying asset. But if the underlying asset is an income yielding asset, so futures क्या होता है? Committing to buy at a certain time at this price, right? अब अगर आपको ऑलरेडी अंडरलाइंग एसेट पे रिटर्न मिल रहा है, in that case the future price will be
आर माइनस क्यू इंटू टी, ठीक है, वेर क्यू इज दी इनकम यील्ड, डिविडेंड यील्ड, जो कुछ भी हो सकता है कि अंडरलाइंग एसेट पे कैश फ्लो कितना आ रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूचर, कि भाई जब तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस अंडरलाइंग एसेट पे पैसा कितना बन रहा है. सो करेंसी फ्यूचर्स में अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? करेंसी. करेंसी एक इनकम यील्डिंग एसेट है. ऑफ कोर्स इफ यू हैव रुपीज विद यू, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट. रिस्कलेस कहीं भी डालोगे कुछ 7% तो कमाई लोगे, 6-7% में साल का. तो करेंसीज आर ऑलवेज इनकम यील्डिंग एसेट एंड वी विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अ करेंसी, ठीक है. वेयर क्यू विल बी द रिटर्न ऑन करेंसी, कि भाई उस करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रेजरी बिल पे रिटर्न कितना मिलता है. क्यू विल बी रिटर्न ऑन करेंसी. जो भी करेंसी मेरी रेलेवेंट करेंसी है, so if foreign currencies are always the underlying asset, dollar, pound, like as an Indian trader, dollar, pound, ये सारी currencies मेरा underlying asset बनेंगी. तो इन करेंसी पे जो रिटर्न आ रहा है वो क्यू है. So suppose spot price of Swiss franc per AUD is this same value. Find out 3-month future price. Find out 3-month future price of Australian dollar if risk-free rate of return on Swiss franc is 5% and risk-free rate of return on Australian dollar is 2%. आपको एक स्पॉट मार्केट का रेट गिवन है, किसका? स्विस फ्रैंक का, इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. यू हैव टू फाइंड द 3-month फ्यूचर प्राइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर. फ्यूचर प्राइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कर ही लोगे वैसे तो, ठीक है. बिल्डास कटा, ठीक है. 3-month फ्यूचर प्राइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्विस फ्रैंक्स इज 5%, रिस्क फ्री रेट ऑन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 2%. ये क्वेश्चन है, ठीक है. मतलब फ्यूचर प्राइस किस करेंसी का निकालना है? अंडरलाइंग एसेट क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट. एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई रेज़ टू द पावर आर माइनस क्यू टी, यही होता है. स्पॉट प्राइस क्या है, किसका चाहिए? आई नीड डस्टर. अपने को प्राइस गिवन किसका है? हमें गिवन है स्विस फ्रैंक पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, विच इज प्राइस ऑफ स्विस फ्रैंक इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यही होता है. मेरे को चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ स्विस फ्रैंक. दिस इज व्हाट आई वांट. मेरे को फ्यूचर का प्राइस निकालना है ना, तो स्पॉट में भी मुझे इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ही प्राइस लेना पड़ेगा, राइट. तो अपने को ये गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर दिस इज स्विस फ्रैंक पर AUD, 1/1.5960 विल गिव यू
स्पॉट प्राइस ऑफ AUD पर स्विस फ्रैंक। ठीक है, निकाल के बताओ कितना आता है। फ्यूचर प्राइस अगर मेरे को डॉलर का निकालना है तो रुपए के टर्म में निकलेगा ना। कितना? 0.6265। तो अब मेरे पास आ गई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्विस फ्रैंक। ओके, नाउ आई कैन फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ स्विस फ्रैंक। वो भी 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इक्वल टू S नॉट विच इज दिस 0.6265 इंटू ई रेज टू द पावर R। R क्या लिखूं? जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कमाई हो रही है, मेरे अंडरलाइंग एसेट पे कमाई हो रही है, वो R है या Q है? वो Q है। S नॉट इंटू ई रेज टू द पावर R माइनस QT, वेयर R इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, Q is the income yield on foreign currency। ठीक है, और इसमें हमें गिवन है कि आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अंडरलाइंग एसेट मानना है, आपको उसका प्राइस निकालना है, मतलब स्विस फ्रैंक मेरी डोमेस्टिक करेंसी मान लो। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्विस फ्रैंक इज 5%, 0.05 माइनस विच इज माइनस Q। हमारे अंडरलाइंग एसेट पे क्या कमाई हो रही है? 2% की। सो माइनस 0.02 इंटू टी क्या है? 3/12। 3 महीने का है अपना कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस विल बी योर फ्यूचर प्राइस, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। If the spot price of Canadian dollar is equal to 1.7225 Australian dollar, if the spot price of Canadian dollar is equal to 1.7225 Australian dollar, risk free rate of return on Canadian dollar is 5%, risk free rate of return on Australian dollar is 6%। ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखना होता है, AUD लिख लेते हैं, AUD is 6%। Find 3 month future price of, find 3 month future price of Canadian dollar।
1.7268. Okay. Others also compute. Okay. क्या निकालना है हमें? फ्यूचर 3 month फ्यूचर प्राइस ऑफ कैनेडियन डॉलर. Okay, which means I would need the spot rate of Canadian dollar in terms of Australian dollar into e raised to the power r minus rf into t. T अपना 3/12. So risk free rate of return on CAD कितना है? 0.05, राइट. ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना है? 0.0. तो अभी RF क्या है और Q क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है और यील्ड क्या है? अंडरलाइंग एसेट क्या है अपना? करेंसी कौन सी? कैनेडियन डॉलर. कैनेडियन डॉलर पे कितना रिटर्न मिल रहा है? 5%. ठीक है, तो ये Q है और ये R है. ठीक है. सो 0.06 माइनस 0.05. ठीक है, इसको सॉल्व करके यही आ रहा है 1.7266. ठीक है. फिर अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया. टॉपिक एक ही रह गया मतलब. अब वो नेक्स्ट क्लास में करें या अभी करें? क्या कहते हो? करवा दूं? फिर नहीं आओगे नेक्स्ट क्लास में? अच्छा, सबके हो गए. तो फिर वो क्या कराते हैं क्लासेस में? रिवीजन? चलो ठीक है. सो दिस इज डन. Let's close this and now write down early delivery on a forward contract. सो अर्ली डिलीवरी समझ आता है कि आप इम्पोर्टर हो और आपको 3 महीने बाद $1 लाख की रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट करने के लिए. फॉरवर्ड मार्केट में पोजीशन क्या लोगे? लॉन्ग या शॉर्ट करोगे डॉलर को?
सोच लो, आपको पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, $1,00,000 चाहिए होंगे पेमेंट करने के लिए। लॉन्ग, ठीक है। सो वी विल लॉन्ग दी डॉलर्स इन द फॉरवर्ड मार्केट। मतलब मैं बैंक के पास जाऊंगी, उसको बोलूंगी कि मुझे 3 महीने बाद $1,00,000 देना, इस रेट के हिसाब से देना, जो भी वो रेट कोट करेगा। अर्ली डिलीवरी ये हो गई कि 3 महीने नहीं, 2 महीने में ही कंसाइनमेंट आ गया और मुझे पेमेंट करनी है। सो दैट इज अर्ली डिलीवरी। एक होता है कैंसलेशन कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं अब, तो उसका क्या होगा। और एक होता है लेट कि 3 महीने में भी कंसाइनमेंट नहीं आया और मैंने को पेमेंट नहीं करनी है, मुझे अब 1 महीने बाद का करना है पेमेंट। तो इन तीनों केसेस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या एडजस्टमेंट्स होती है, दिस इज द टॉपिक, ठीक है। तो पहले हम अर्ली डिलीवरी वाला करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके थ्रू करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, वील गेट अ स्टोरी लाइन एंड देन वील वर्क थ्रू इट। ऑन 1st Jan 2024, Mr. Ashok, an exporter enters into a forward contract with PNB Bank for $5 lakh on 31st March 2024 at 85.40, at the rate 85.40. Interbank rate on 26th February 2024 is 85.22 bid rate, 85.22, स्पॉट में बताएंगे 1 month फ्यूचर प्राइस और 2 month फ्यूचर प्राइस। 85.22, 85.27, 85.44, 85.49, 86.01, 86.05। तो एक एक्सपोर्टर है जिसको कितने डॉलर्स की पेमेंट मिलेगी। एक्सपोर्टर है तो पैसा मिलेगा, राइट? कितने की? $5 लाख। ओके, कब मिलेगी? आज क्या है? आज 1 जनवरी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आज 1 जनवरी है, आपको 31 मार्च को $5 लाख मिलने वाले हैं, ठीक है। Which means after 3 months you receive $5 lakh. What position will you take in forward market? आपके पास डॉलर आएगा, right? So you will long या short? खरीद नहीं रहे। तुम एक्सपोर्टर हो ना, एक्सपोर्टर क्या करता है? सामान बेचता है, पैसा लेता है। मैंने किसी अमेरिकन को सामान बेचा, वो मुझे $5 लाख देगा, तो डॉलर तो मेरे पास आ रहा है। बट बीइंग एन इंडियन ट्रेडर, I will not be able to use dollar for my transaction. I will have to sell it in the market, है ना। तो तब सेल करूंगी, प्राइस अनसर्टेन है कि कितने पे बेच पाऊंगी। आज मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपना प्राइस फिक्स कर सकती हूँ,
तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर को शॉर्ट करेंगे। सो 3 मंथ फॉरवर्ड में डॉलर शॉर्ट कर दिया, विच मीन्स मैं बैंक के पास गई और जो भी रेट चल रहा था, इसमें स्पॉट रेट गिवन है 1 जनवरी का 31 मार्च, इंटरबैंक रेट नहीं यही है, ये जो 26 फरवरी लिख दिया है ना, दिस इज 1 जनवरी 2024, ये रेट्स चल रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी जब एक्सपोर्टर आया है एक पोजीशन लेने के लिए, शॉर्ट करने के लिए डॉलर्स को, तो ये रेट चल रहे हैं स्पॉट में 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, अपने को तो 3 मंथ फॉरवर्ड भी चाहिए, 3 मंथ फॉरवर्ड। गिवन तो नहीं है पहले से क्वेश्चन में 3 मंथ फॉरवर्ड, चलो बना लेते हैं 87.1, 87.4, ठीक है। सो नाउ एक्सपोर्टर गोज टू द बैंक टू शॉर्ट डॉलर्स, तो उसे क्या रेट मिलेगा? टू शॉर्ट डॉलर इन 3 मंथ्स। हाँ 5 कैसे? स्पॉट रेट के, उसे अभी डॉलर बेचना है क्या? उसको 3 महीने बाद डॉलर बेचना है ना, तो फॉरवर्ड मार्केट में देखेंगे। फॉरवर्ड मार्केट में रेट बिड देखेंगे या आस्क देखेंगे? करेक्ट, मेरे को बेचना है, ये डीलर का बाय और डीलर का सेल है। डीलर इतने पे रेडी है डॉलर खरीदने को, इतने पे रेडी है डॉलर बेचने को, मेरे को क्या करना है? डॉलर बेचना है, तो डीलर को खरीदना पड़ेगा। अगर मेरे को बेचना है एज अ कस्टमर, तो उसको तो खरीदना है ना बैंक को, तो बैंक का बिड देखेंगे, राइट। सो एक्सपोर्टर विल शॉर्ट 5 लाख डॉलर्स इन 3 मंथ फॉरवर्ड मार्केट, रेट आ गया उसका 87.1। हाँ जी रेट गिवन होंगे एट द रेट 87.1। मतलब एक्सपोर्टर ने शॉर्ट कर दिया, बैंक को क्या करना पड़ा? बैंक को लॉन्ग करना पड़ा। बैंक हैड टू लॉन्ग 5 लाख डॉलर्स एट दिस रेट। अब बैंक की पोजीशन, एक्सपोर्टर ने तो अपनी पोजीशन पे रिस्क खत्म कर दिया डॉलर बेच के, लेकिन बैंक की ओपन एंडेड पोजीशन आ गई। बैंक को 3 महीने बाद इस एक्सपोर्टर से 5 लाख डॉलर देने हैं, 5 लाख डॉलर लेने हैं देने हैं? वो बेचेगा ना, तो इसको लेने पड़ेंगे। 5 लाख डॉलर लेने हैं, किस रेट पे लेने हैं? इस रेट पे लेने हैं। मतलब 5 लाख इंटू 87.1 के हिसाब से उसको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बैंक क्या चाहेगा? रेट घटे या बढ़े? उस घटे, उसको 87 में खरीदना पड़ रहा है ना, 87 में खरीदना पड़ रहा है। मार्केट में इससे कम चल रहा होगा तो उसको लॉस हो जाएगा, बेचेगा तो लॉस हो जाएगा, बढ़े, राइट। लेकिन है तो ये ओपन एंडेड पोजीशन है, उसके लिए भी रिस्क है। उसने 87 पे खरीदने की कमिटमेंट दे दी है, लेकिन अगर 89 हो गया, 90 हो गया तो उसको फायदा है, लेकिन कम हो गया तो उसके लिए नुकसान है। तो वो भी तो पोजीशन अपनी सिक्योर करेगा, मिटिगेट करेगा, वो भी तो कोई पोजीशन लेगा। तो बैंक जाएगा इंटरबैंक मार्केट में। बैंक की लॉन्ग पोजीशन अभी ओपन एंडेड है, तो बैंक इंटरबैंक मार्केट में जाके शॉर्ट कर देगा। वो मतलब किसी और बैंक से पूछेगा कि कोई और बैंक है जो मुझे 5 लाख डॉलर 3 महीने बाद मेरे से खरीद सकता है, क्योंकि मेरे पास तो आ ही रहा है, मैं बैंक हूँ। कस्टमर आया, उसने बोला कि 3 महीने बाद मैं तुम्हें 5 लाख डॉलर बेचूंगा। मैंने कहा ओके बेच देना, मैं तुम्हें इस रेट के हिसाब से खरीद लूंगी। बट मेरे पास आ गए, मैं क्या करूँ उस डॉलर का? एज अ बैंक मेरे को भी तो अपनी काउंटर मतलब पोजीशन बनानी है। तो मैं गई इंटर बैंक मार्केट में
और उनको बोला कि मेरे पास मैं अब वहाँ यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन पे हूँ, आई एम बाइंग डॉलर्स, इंटरबैंक मार्केट में आई विल बी सेलिंग डॉलर्स. सो बैंक शॉर्ट $5 लाख इन इंटरबैंक मार्केट. तो ये एक्सपोर्टर के एक डिसीजन से 3 ट्रांजैक्शन हुई. एक्सपोर्टर बैंक के पास आया, बैंक ने एक्सपोर्टर ने शॉर्ट किया, बैंक ने लॉन्ग किया उसके साथ, फिर बैंक ने शॉर्ट किया इंटरबैंक मार्केट में. ठीक है, तो ये सारी कहानी होनी थी 3 महीने बाद, कि 3 महीने बाद एक्सपोर्टर आता, बैंक को डॉलर बेचता और बैंक आगे इंटरबैंक मार्केट को डॉलर बेच देता. यही होता. लेकिन अभी क्या हो गया, अर्ली डिलीवरी हो गई. एक्सपोर्टर 2 महीने पहले ही आ गया कि आई नीड टू सेल यू द डॉलर टुडे, मुझे आज ही डॉलर सेंड करना है. तो लेट्स से टुडे मतलब 2 महीने बाद 26 फरवरी है. अब आपको 26 फेब के भी रेट्स गिवन है. जिस दिन एक्सपोर्टर आ गया बैंक के पास उसके रेट्स भी गिवन है. उसका स्पॉट रेट गिवन है, उसका F1 गिवन है, उसका F2 गिवन है. ठीक है, लेट्स से स्पॉट रेट है 85.3, फॉरवर्ड रेट है 86.1 और सेकेंड 2 मंथ फॉरवर्ड रेट है 86.3. So now exporter is here and he wants to sell his $5 lakh. बैंक says okay, बैंक को करना पड़ेगा, बैंक को, और वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, जो मैंने रेट दिया था मैं तुम्हें उसी रेट पे दूंगा, मतलब तुमसे खरीदूंगा. विच मीन्स कि बैंक को $5 लाख 87.1 पे बाय करने पड़ रहे हैं. तो अब क्या ट्रांजैक्शन हुई, एक्सपोर्टर ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, आके $5 लाख बैंक को बेच दिए और इंपोर्टर ने डॉलर खरीद लिए. लेकिन क्योंकि ये अर्ली डिलीवरी एक्सपोर्टर ने ली है तो कोई भी नुकसान बैंक को इसकी वजह से होगा, वो कौन भुगतेगा, एक्सपोर्टर ही भुगतेगा. कोई प्रॉफिट इससे होगा तो भी एक्सपोर्टर के इससे आएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या कोई नुकसान फायदा हो रहा है. अब क्या हो रहा है कि बैंक के पास $5 लाख आ गए और उसे 87.1 के हिसाब से लेने पड़े. मार्केट में वो ये $5 लाख, उसको क्या करना, उसको तो कोई काम नहीं है $5 लाख का. उसके पास आ गए हैं लेकिन 2 महीने पहले ही, अभी तो 1 महीने बाद देना था ना उसको. तो ये अभी जाएगा स्पॉट मार्केट में बेच आएगा. तो इतने पे उसने बाय किए, स्पॉट मार्केट में कितने का चल रहा है डॉलर, 85.3. तो उसे इतने पे बेचना है, 85.3 पे बेचना पड़ेगा. विच मीन्स कि उसका नुकसान हो गया. उसने 87 पे कमिट किया था खरीदने को, उसने खरीद लिए. अब क्योंकि पहले ही आ गए और उसके पास कोई काउंटर पोजीशन नहीं है तो उसको मार्केट में, स्पॉट मार्केट में ऑफलोड करना पड़ा. स्पॉट मार्केट में ऑफलोड किया तो अभी के प्राइस के हिसाब से उसे करना पड़ा. विच मीन्स कितना उसको कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ. पहले तो इतने पे बाय किया, इतने पे सेल कर रहा है. डॉलर 87.1 पे एक्सपोर्टर से ले लिए, स्पॉट मार्केट में 85.3 चल रहा है, इतने पे बेचना पड़ रहा है. नुकसान हो रहा है या फायदा, नुकसान. कितने का हो रहा है, 1.4 इंटू 5 लाख, करेक्ट. ये इसका नुकसान है. तो ये जो नुकसान बैंक को हुआ है वो किसको झेलना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को. ठीक है, करेक्ट. 8, 9, 10, 11, हाँ 1.8 करेक्ट. माइनस करना है, दिस माइनस दैट. सो ये आपका, ये दिस इज द लॉस बॉर्न बाय एक्सपोर्टर. विच मीन्स एक्सपोर्टर को कितने मिलने थे, मिलने थे 5 लाख इंटू 87.1. लेकिन जो बैंक का लॉस है ना वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सपोर्टर ने अर्ली डिलीवरी मांगी है, राइट. तो इसका जो लॉस हो रहा है वो उसको बियर करना पड़ेगा. विच मीन्स अब उसको 5 लाख इंटू 87.1 नहीं मिलेगा, उसको 5 लाख इंटू 85.3, मतलब ये जो लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा. उसको रिसीवेबल था ना,
पेबल होता तो ऐड हो जाता, एक्सपोर्टर के लिए ये पैसा रिसीवेबल है, 5 लाख इंटू 87.1 उसको मिलने वाले हैं, राइट। लेकिन जो बैंक को इसकी वजह से नुकसान हुआ वो उसी से चार्ज करेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। और इन सब की वजह से कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होता है, तो एक फ्लैट फी है, कैंसिलेशन फी 100 रुपीज़ की जो बैंक चार्ज करते हैं इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स से। कभी भी वो बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो 100 रुपीज़ इज अ फ्लैट फी दैट दे हैव टू चार्ज, ठीक है। और एक ट्रांजैक्शन और होगी, अभी भी इंटरबैंक वाली ट्रांजैक्शन ओपन है, इंटरबैंक वाली ट्रांजैक्शन ओपन है, विच मीन्स अभी भी 1 महीने बाद बैंक को इंटरबैंक मार्केट में $5 लाख सेल करने हैं। इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक को कौन सी वाली मार्केट में लॉन्ग करना पड़ेगा? 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ? 1 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में लॉन्ग करना पड़ेगा। तो पहले हुए ये 3 ट्रांजैक्शन, फिर 26 फरवरी को हुआ पहला ट्रांजैक्शन, ये हुआ दैट एक्सपोर्टर सेल्स $5 लाख एट 87.1 टू बैंक, कि भाई जो रेट था उस हिसाब से बेचा। सेकंड, बैंक लिख लो, बैंक बॉट $5 लाख फ्रॉम स्पॉट मार्केट, सॉरी बैंक सोल्ड $5 लाख in spot market at spot rate which is 85.3। और थर्ड ट्रांजैक्शन हुई, बैंक लॉन्ग्ड $5 लाख in 1 month forward market at 86.1 at 86.1। तो हमने ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो जो नुकसान हुआ है ना, बैंक ने लॉन्ग किया इतने पे और शॉर्ट किया इतने पे, बाय किया 86.1 पे और सेल किया 85.3 पे, आज जाके सेल कराया और 1 महीने वाली फॉरवर्ड मार्केट में लॉन्ग कर लिया। सो जो डिफरेंस है वो लॉस या प्रॉफिट का, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट होगा, विच इज 86.1 माइनस 86.1 पे लॉन्ग किया, 86.1 पे लॉन्ग किया, 85.3 पे शॉर्ट किया, कितना आया? बताओ। .8। तो जो नुकसान हुआ है बैंक को वो इतना हुआ है और ये चार्ज होगा एक्सपोर्टर से, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू कंपेयर इज कि स्पॉट मार्केट में कितने पे खरीदा या बेचा गया और फॉरवर्ड मार्केट में जो पोजीशन लिया वो कितने पे लिया। यू विल हैव टू फॉरगेट कि इसको किस रेट पे दिया था, इसको जिस रेट पे दिया था उस पे ही खरीदना या बेचना पड़ेगा। ये एक्सपोर्टर था इसलिए हम खरीद रहे थे, इंपोर्टर होता तो हम बेच रहे होते, बैंक बेच रहा होता। कंपैरिजन होगा जो एडिशनल पोजीशंस आई हैं। एडिशनल पोजीशन ये आई है कि आज ही $5 लाख मेरे पास आ गए, मेरे को बेचने पड़ेंगे मार्केट में, तो मैं स्पॉट मार्केट में बेच के आई। और दूसरी एडिशनल पोजीशन ये आई है कि मेरे को अपने इंटरबैंक मार्केट वाली पोजीशन को क्लोज करने के लिए फिर से 1 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में पोजीशन लेनी पड़ रही है। तो उन रेट्स को कंपेयर करेंगे और उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारे एक्सपोर्टर के खाते से कटेगा। प्रॉफिट होगा तो उसके लिए एडिशन है, लॉस होगा तो उसी के लिए नुकसान है। बैंक इज नॉट गोइंग टू बियर इट, ठीक है। देखो एक्सपोर्टर ने जो फॉरवर्ड रेट लिया था वो ये लिया था, 87.1 लिया था। 1 जनवरी 2024 एक्सपोर्टर केम टू बैंक,
कि आई वॉन्ट टू सेल $5 लाख इन 3 months, तो 3 month फॉरवर्ड मार्केट में बिड रेट चल रहा था 87.1, विच मीन्स एक्सपोर्टर का कैश फ्लो क्या है कि वो आया $5 लाख उसने 87.1 पे बेच दिए, ठीक है, लेकिन बैंक का नुकसान हुआ 5 लाख इंटू 0.8, ये नुकसान वो एक्सपोर्टर से लेगा, मतलब असेंशियली एक्सपोर्टर के पास आया कितना, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, जो उसको लॉस था वो माइनस करके देगा बैंक उसको, ठीक है। जैसे एक्सपोर्टर ने बैंक को 2 महीने में बेच दिया तो उन्होंने उसको इतना चार्ज कर दिया, बट जो एट द सेम टाइम जो बैंक उन्होंने वहाँ पर इंटर बैंक में जो पोजीशन ली थी पहले उसे क्लोज क्यों करना पड़ा? तो उसी वक्त क्लोज नहीं हुई उसकी काउंट, देखो इंटर बैंक में पोजीशन तब क्यों ली थी, क्योंकि उस बैंक के पास 3 महीने बाद $5 लाख आने वाले थे, राइट, इसलिए उसने इंटर बैंक पोजीशन में वो शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, राइट, लेकिन अब तो अभी आ गए, अब नहीं आने वाले 1 महीने बाद, अभी भी 1 महीने बाद ओपन पोजीशन है ये मेरी, उसको क्लोज करने के लिए मेरे को काउंटर पोजीशन लेनी पड़ी, ठीक है, तो जब ये 2 महीने बाद ही मेरे को देने आ गया तो मेरी ये पोजीशन अब भी ओपन रह गई, ये क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई, लेकिन ये ओपन रह गई, तो इसको क्लोज करने के लिए काउंटर पोजीशन लिया, क्लोज तो नहीं हुआ, अब 1 महीने बाद मैं अर्ली क्लोज करूंगी तो मेरे इंटर बैंक पार्टिसिपेंट को फिर कोई तो होगा ना जो उसको उसकी काउंटर पोजीशन बनेगा, मतलब मैं अर्ली क्लोज करने जाऊंगी उसके पास, जैसे एक्सपोर्टर आया मेरे पास तो वो फिर पीछे, मतलब somebody will have to काउंटर इट, मतलब बैलेंस तो करना पड़ेगा किसी को, कोई ना कोई तो काउंटर पार्टी हमेशा ही बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम अगली बार भी करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, बट वील टेक अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि अर्ली डिलीवरी या लेट डिलीवरी, the loss will be borne by exporter or importer, profit will also be taken by exporter or importer, ठीक है, बस उसमें जाके हमें लॉस निकालना है, माइनस कर देना, प्रॉफिट निकालना है तो प्लस कर देना। चलो, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट